Let us start set theory. कुछ कुछ चीजें हमने कल पढ़ ली थी, तो बेटर है कि मैं बहुत हद तक मॉड्यूल के क्वेश्चन से ही शुरू करूं, क्योंकि मॉड्यूल में भी काफी क्वेश्चंस हैं और ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम पे। तो टेकिंग फ्यू द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ओनली। जब तक मॉड्यूल ओपन होता है। हाय अक्षता, हाय अमय, हाय निशा बेटा, हाय अनिरुद्ध, हाय अथर बेटा, हाय अवधूत, हाय आयुष सर कितनी बार हाय बोलोगे? हाय ऋषिकेश, हाय खुशी। हेलो खुशी हेलो बोल रही। हेलो मधुरा, हेलो निश्चित, हेलो समन्या, हेलो सानिका। हाय सर। समन्या स्विच ऑन योर वीडियो। हाय शांतनु, हाय सुज्ञान, हेलो हाय सर। स्वामिनी। स्वामिनी तबीयत अभी कैसी है? सर थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, इसलिए अच्छे से बोलने नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाय तनाया। बाकी आप करना। ओके। हाय वेदांत, हाय सर। हाय सर। चलो समझना है। I'm repeating it again. Switch on your video. I guess I've already talked to you regarding this, as well as your parents or someone from your place. Okay, so set theory के questions करने हैं। तो कल वाला जो क्वेश्चन था उसको एक बार फिर से आपने घर पे देखा क्या, जो मैंने कल डिस्कस किया था? मैक्सिमम मिनिमम वाला मैंने बोला था कि बहुत लोग गलती से उस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, मान लेते हैं वहां पर आंसर 18 आ जा रहा है, बट वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। तो कुछ कुछ वैसा ही ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही सिमिलर किसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो लेट मी चेक रिलेशंस एंड फंक्शंस ना। Okay, so for now I'm taking just to revise the formula we discussed. I'm taking in class exercise question number 8. Okay, so in class exercise question number 8 दिखने में काफी बड़ा क्वेश्चन। Okay, so question number 8 is, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read the Hindustan Times, represented by set A. Okay, 26 read the Times of India, represented by set B, and 26 read Indian Express, represented by set C. 11 read both Hindustan Times and Times of India. 8 read both Times of India and Indian Express, and 9 read both Hindustan Times and Indian Express. So 3 read all the 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers. अब देखो यहां पर बस शब्दों का माया जाल है भाई, बस शब्दों से खेल रहा है वो। कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, बट उसका लैंग्वेज कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्जन जिसको आ जाएगा उसको अच्छे से सेट थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा है ऋषिकेश? क्या सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा है ऋषिकेश? सर मैं इनमें से कोई भी पढ़ता नहीं। अच्छा अच्छा, आप भी हिंदू पढ़ते हो क्या? नहीं सर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। फेसबुक पे देखते हो सारी न्यूज़? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में पिक्चर बना लो कि कितने सेट्स की बात हो रही है। ऋषिकेश स्विच ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल। अपने दिमाग में पिक्चर बना लो कि कितने सेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या यहाँ पर 2 सेट्स की बात हो रही है या 3 सेट्स की बात हो रही है भाई? 3 सेट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला मैंने बोला था, जिस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, बस समझ जाना है कि कैसे लिखा हुआ है, वो वाले फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है सर्वे में 60 पीपल है, तो नंबर ऑफ सेट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी गिवन है, या ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन है? कौन से सेट के एलिमेंट्स गिवन है भाई? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, अब बोल रहा है इट वाज फाउंड दैट, please all of you switch off your audio. It was found that 25 people read the Hindustan Times, represented by set A. ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is given equals to 25. क्लियर है भाई?
वो वाला जो भी वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का दिया हुआ है उसको बुलियन अलजेब्रा में, उसको सेट वाले अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज गिवन एज 26। ठीक है, 26 लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं। वैसे ही देखो तो सॉरी 25 है, 25 लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 26 पीपल आर रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज गिवन इक्वल्स टू 26। Similarly, Indian Express is being read by 26 people. So number of elements in set C is also 26. अच्छा भाई, यहां तक तो क्लियर था। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है 11 read both Hindustan Times and Times of India। ठीक है, both Hindustan Times and Times of India। इस and से क्या पता चल रहा है स्वामिनी बेटा? and से क्या पता चल रहा है स्वामिनी? So they are reading even Hindustani Times also and Times of India तो also. ये and का मतलब ये इंटरसेक्शन है या यूनियन है? Intersection. इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स कौन है भाई? ए है। तो एक्चुअली क्या गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हिंदुस्तान टाइम्स इज ए एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट बी। नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग उनको बी के सेट में रखा जा रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 11। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखो तो फिर से एंड टर्म आ रहा है। ठीक है, सॉरी एंड वर्ड आ रहा है। एंड वर्ड का मतलब फिर से इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की बात हो रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है। ये चीज सभी को क्लियर है ना? जहां पर एंड आता है वहां पर इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है। चमक रहा है भाई सभी को? Yes, sir. चमक रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 9। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडियन इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। और ये कितने हैं? ये भी 9 है। नहीं, बी इंटरसेक्शन सी इज 8 है। पहले वाला 8 है, इसके पहले वाला 8 है। ओके, एंड दिस वन इज 9। ठीक है, अब 3 read all 3 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बाकी 3 लोग ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। ठीक है, तो जब तीनों पढ़ते थे इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। अब इसका मतलब, इसको आप बुलियन अलजेब्रा में कैसे डिपिक्ट करोगे भाई? क्या लिख सकते हैं? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स का मतलब है कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता था। ठीक है, इसका मतलब देखो तो अगर मैं कुछ ऐसे 3 सेट्स बना लूंगा, तो अगर मैं गोली मार रहा हूं भाई, इधर मेरे पास बंदूक है, मैं गोली मार रहा हूं, तो मुझे कम से कम इनमें से किसी भी एक टारगेट पे मारना है। इनमें से किसी भी एक टारगेट पे लग जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो जब कम से कम किसी एक की बात हो रही है, एटलीस्ट वन की बात हो रही है, तो इनके यूनियन की बात हो रही है भाई। किसी पे भी लग जाएगा तो काम चल जाएगा। क्लियर है भाई? किसी पे भी लैंड करेंगे तो काम चल जाएगा। इसका मतलब एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? जब भी बात हो एटलीस्ट वन की, तो इसका मतलब होता है कि यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब है यहाँ पर यूनियन की बात हो रही है। तो पूछ क्या रहा है? वो बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी बता दो भाई आप। ए यूनियन बी यूनियन सी बता दो आप। ठीक है, क्लियर है? चमक रहा है भाई सभी को? चमक रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। अब आप खुशी बताएगी भाई। खुशी बेटा, ये 3 सेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 3 सेट का फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या बताया था कल? खुशी, सभी नीचे देख रहे हो क्या? दीक्षा बता देगी भाई। दीक्षा बेटा, दीक्षा, हाँ बेटा, क्या बताया था ये फॉर्मूला?
ए यूनियन बी यूनियन सी में होते हैं, आंसर 52 आ जाएगा क्या? number of elements in A, number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C. पहले सिंगल सिंगल लेंगे, सभी को प्लस दे देंगे, फिर डबल डबल लेंगे, उनको नेगेटिव दे देंगे, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C, फिर दो दो का पेयर लिया और सभी को नेगेटिव साइन दे दिया, फिर ट्रिपलेट्स लेंगे, तो एक ही ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो देखो तो इससे आंसर क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C है 26 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B है 11 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C है 8 देन माइनस 9 प्लस 3। ठीक है, देखो तो इससे क्या आंसर आ जा रहा है बेटा, देखो तो 11 9 makes 20 20 28 28 gives minus of 2, so this will give me 51 plus 1 52 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखना यहां पर कहीं पर भी किसी भी स्टेज पे ऐसा आपको लगा क्या कि आपको इस 60 की जरूरत पड़ी, कहीं पर भी ऐसा दिखा क्या कि आपको इस 60 की जरूरत पड़ी भाई? नहीं पड़ी जरूरत। मैं अगर अपने से क्वेश्चन बनाऊं और मैं अब बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जा रहे हैं 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जा रहे हैं 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी हो जा रहे हैं 30। ठीक है, बाकी इंटरसेक्शन सेम गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जा रहे हैं 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जा रहे हैं 30। ठीक है, तब भी क्या ये सेम आंसर आता? आंसर तो सेम नहीं आता, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में बढ़ा दे रहा हूं, अगर इंक्रीज कर दे रहा हूं और बाकी सारी चीजें सेम रह रही हैं, तो एक ऐसा केस आ सकता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी हो सकता है, जैसे इस केस में होने वाला है 5 + 4 दैट इज 10, इस केस में आने वाला है 62। ठीक है, उस केस में अगर केवल आप बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर रहे हो तो आपको वापस जाके चेक करना पड़ेगा, नहीं भाई यूनिवर्सल सेट में तो केवल 60 ही पीपल थे, तो ये दो लोग नए कैसे आ गए भाई, किधर से आ गए भाई? ठीक है, तो ये वाली चीज चेक करनी पड़ सकती है भाई, तो एक बार चेक कर लेना कहीं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन वाले सेट में यूनिवर्सल से ज्यादा तो नहीं आ जा रहा है आपने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो लिखना पड़ेगा कि भाई जो सफिशिएंट जो इंफॉर्मेशन दिया है वो इनसफिशिएंट है। क्लियर है भाई? ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। अब ओके, ये वाला तो हो गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 3x3 वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी के लिए मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ लेवल 3 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ लेवल 3 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसके लिए मुझे वेन डायग्राम तक पहुंचना पड़ेगा? देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए मुझे वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं कि क्या मुझे वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो अभी के लिए मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। ये वाली चीज सभी ने नोट कर ली ना भाई? सभी को समझ में आ गया ना? Yes, sir. आसान सा है। Yes, sir. तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है सेट्स के, मैं कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूं, उनमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, सो लेवल 3 होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 इज ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 प्लेयर्स। फिर से कहानी क्या बोलती है? 40 से बड़ा यूनियन नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में अगर 40 एलिमेंट्स हैं तो 40 से बड़ा यूनियन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी 40 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अब यहां पर क्या बोल रहा है? पहले तो मैंने तुरंत ही बोल दिया ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले चेक करते हैं कि 3 सेट्स का ये जो केस है या 2 सेट्स का केस है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है प्लेस एटलीस्ट 1 इंडोर गेम फ्रॉम अमंग चेस, कैरम, स्क्रैबल, ठीक है। चेस, कैरम, स्क्रैबल, ओके। 18 प्ले चेस, 20 प्ले एस, 27 प्ले CA, ठीक है। अब देखो, एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कभी स्कूल एग्जाम्स में तो आपको काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर अगर मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको जो सेट अज्यूम करना वो ABC के फॉर्म में नहीं लेना है, ठीक है। जो गिवन चीज है ना, वो चीज जल्दी से समझ में आ जाए। तो देखो, पहली चीज तो क्या यहां पर 3 सेट्स की बात हो रही है?
Yes, sir. 3 सेट्स Yes, की sir. बात कर रहे हैं, Yes, ठीक है? sir. तो देखो, जो चीजें गिवन है उसमें सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है 18 प्ले चेस। तो चेस को मैं ए से रिप्रेजेंट नहीं करके मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चेस, ये मेरे ऊपर है, ठीक है? मुझे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में पूछा जा रहा है तो, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ही लिखना, क्योंकि सेट को तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो CH लिखा है मैंने, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इसलिए अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन ऐसे अगर ढेर सारे सेट्स आ जाएंगे और फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई कौन से सेट का नाम क्या लिखना है, तब उसके लिए वहां से बचने के लिए क्या लेना पड़ेगा भाई? जो उनके पहले लेटर्स हैं, जो उनके इनिशियल्स हैं, वही ले लो, ठीक है? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चेस, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले चेस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट CH, ये हो जाएगा 18। क्लियर है भाई? ये वाली चीज Yes, sir. बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, लेकिन अगर जेई में पूछेगा या कहीं पर जल्दी से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसके बाद हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आपको ढेर सारे वेरिएबल्स आ जाएं, तो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो क्वेश्चन। ओके, हाँ, सम डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, जब पूछो तो आप आंसर करो। ओके, उसके बाद बोल रहा है 20 प्ले स्क्रैबल एंड 27 प्ले कैरम, ठीक है? तो 20 के लिए मैं S इनिशियल ले रहा हूं भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इज 20 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट CA इज 27, ठीक है? इज 27। ओके, उसके बाद देखो, तो उसके बाद बोल रहा है 7 प्ले चेस एंड स्क्रैबल। ओके, समझना बेटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सेट्स के फॉर्म में? सर इसको सेट्स सर के आप फॉर्म में repeat कैसे? कर सकते हो क्या बोला आपने? हाँ सर आप रिपीट कर सकते हो आपने क्या बोला अभी? हाँ, मैं ये रिपीट कर रहा हूं। देखो, तो मैंने बोला कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है 7 प्ले चेस एंड स्क्रैबल, इस चीज को सेट्स के फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? इस चीज को सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CH इंटरसेक्शन S करेक्ट, इज इक्वल्स टू 7। करेक्ट, बिल्कुल सही। कीवर्ड है एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन CH इंटरसेक्शन S और इसकी वैल्यू है 7, ठीक है? बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद तनाया बेटा, तनाया, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, इस वाली चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 प्ले स्क्रैबल एंड कैरम, इस वाली चीज को सेट्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 प्ले स्क्रैबल एंड कैरम। देखो, तो मैंने सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है? Number Sets- of हाँ, बोलो। Scrabble intersection CA is equals to नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन CA, हाँ, CA इसकी equals to वैल्यू है 12, बिल्कुल सही। अनिरुद्ध बेटा, तीसरा वाला बता तो। 4 प्ले चेस कैरम एंड स्क्रैबल, चेस कैरम एंड स्क्रैबल। अनिरुद्ध, क्या हो जाएगा भाई ये? You want to say something? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, so then why are you sitting inside in the class? अगर आवाज नहीं आ रही तो are you just seeing me? सर नहीं, अभी नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है। हाँ, ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लास्ट वाला लाइन है उसमें लिख रहा है 4 प्ले चेस कैरम एंड स्क्रैबल, तो इसको सेट्स के फॉर्म में, सेट्स अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? सर n ब्रैकेट n, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ, इन, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सर C यूनियन ऑफ, हाँ, C यूनियन ऑफ CA एंड इन यूनियन ऑफ S। C यूनियन ऑफ S, ठीक है। ओके ओके, फाइंड अमय बेटा, क्या गड़बड़ है बेटा इसमें? अमय, सर वहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा सर। इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड है ना?
एंड लिखा हुआ है ना अनिरुद्ध, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा भाई। इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर आपने जो बताया उसमें थोड़ा सा गड़बड़ था। यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चेस इंटरसेक्शन कैरम इंटरसेक्शन स्क्रैबल, इंटरसेक्शन स्क्रैबल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। अच्छा भाई, हाँ सर। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है चेस एंड कैरम, मतलब मुझे चाहिए नंबर ऑफ Sir, it's एलिमेंट्स। 4. क्या बेटा? Sir, actually it's 4. तो 4 है। It's 4. Okay, fine. पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट चेस इंटरसेक्शन कैरम, CH इंटरसेक्शन CA। ठीक है, ओके। तो आपको कुछ कुछ देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन से फॉर्मूले तक जाना है, कौन से फॉर्मूले तक जाना है, वही बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर अच्छा उसने वो वर्ड लिख दिया है। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना, जो आपको पहले पकड़ना है इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर मेंस में पूछे तो, बोर्ड एग्जाम में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले वर्ड का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन इंडोर गेम। इसका मतलब क्या है? यूनियन। यूनियन। हाँ, ओके, यूनियन है इसका मतलब। ठीक है, इसका एक और मतलब है 40 ही वो ये है। यस सर, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टू ए सेट। बिल्कुल सही। तो अगर सारे के सारे बच्चे कम से कम एक गेम खेल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो एक भी गेम नहीं खेल रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो एक भी गेम नहीं खेल रहा है, इसका मतलब ये वाला जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, यही वाला सेट मेरा A यूनियन B यूनियन C भी है। क्लियर है भाई? क्लियर है? बहुत क्रिटिकल चीज है। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, यस सर। पकड़ लोगे तो फिर अच्छा है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर आंसर 10 आया। अच्छा, 10 और 6 सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सर अच्छा। 10 सर बस एक ही। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब यहां से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, यहां से फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन, सॉरी ए नहीं, मैंने वहां पर ए लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन CH चेस यूनियन स्क्रैबल यूनियन कैरम इज इक्वल्स टू number of elements in CH plus number of elements in S plus number of elements in CA minus number of elements in CA intersection S minus number of elements in S intersection CH minus number of elements in CA intersection CH, CA intersection CH plus नेगेटिव हो गया सभी के साथ, प्लस तीनों का पॉजिटिव ले लेंगे, CA इंटरसेक्शन CH इंटरसेक्शन S। ओके, अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू है 40। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वन वाला जो वर्ड है वो लिख दिया था, तो यहां पर ले लेंगे 40 इज इक्वल्स टू, अब इन सबको ऐड करना भाई, तो 18 + 20 + 27, ये हो जाएगा 18 + 20 + 27। ओके फाइन, ओके फाइन, माइनस 7 - 12 -7 - 12, और जिस चीज को निकालना उस चीज को थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं, तो CH इंटरसेक्शन CA, इस चीज को मैं x ले लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पर -x ले रहे हैं। किस चीज को x लिया भाई? इस वाली चीज को x ले लिया है, CA इंटरसेक्शन CH, इसको x ले लिया है। ओके, और प्लस लास्ट वाला टर्म है 4, प्लस लास्ट वाला टर्म है 4। ओके, तो देखो तो बेटा, यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए x को मैं LHS में ले लेता हूं, और RHS में आ जाएगा कुछ ऐसा, 18 + 20 + 27 -7 - 12 + 4 - 40। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जा रहा है बेटा? x की वैल्यू 10 आ जा रही है। ओके, x की वैल्यू आ जा रही है 10। ठीक है, सो CA इंटरसेक्शन CH जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, इसकी वैल्यू आ जा रही है यहां पर 10। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जा रही है अब 10। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, तो सभी ने यहां तक नोट कर लिया भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रैबल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट के फॉर्म में? या सर बेटा, या सर, ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें बोल रहा है चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रैबल,
तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? So these are the players who play chess, carom, but not Scrabble. So we have to eliminate the elements from Scrabble who play ठीक है, Scrabble. ठीक है। पर इसको सेट के फॉर्म में मैं लिखूंगा कैसे? कैसे लिखेंगे भाई? कैसे लिखेंगे? अनीशा कैसे लिखेंगे बेटा? चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रैबल। ओके चलो, सो फाइनली अथर्व बेटा कैसे लिखेंगे चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रैबल? सर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो जो है ना सेट ए इंटरसेक्शन और माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा ठीक सर है, मतलब उसमें से सिर्फ वो एलिमेंट्स रहेंगे और इंटरसेक्शन से हट जाएंगे सर। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि वो जो पार्ट है ना वो माइनस मतलब वेन डायग्राम से पता चलेगा सर। ठीक है, ठीक है। बिना वेन डायग्राम के भी पता चल सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तब आप वेन डायग्राम में जाकर के आपको क्या करना है, रीजन्स डिवाइड कर लो, ठीक है। पर उसके बिना चल जा रहा है काम। देखो तो चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रैबल, मतलब बाहर निकाल दो। चेस और कैरम जो दोनों खेलते हैं वो कितने लोग आ गए भाई? वो आ गए टोटल चेस एंड कैरम अभी तो निकाला 10 आ गए, ठीक है। और फिर बोल रहा है बट नॉट स्क्रैबल, तो चेस एंड कैरम जब आ रहा है तो उसके साथ कुछ लोग स्क्रैबल भी खेल रहे हैं। अब देखो तो अगर अब मैं चाहता हूं मैं पूरे का वेन डायग्राम बना लूं, हाँ उसके बिना भी मेरा आंसर निकल जाएगा, बट मैं पूरे का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ओके ठीक है। अभी के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, पर मैं पूरे का वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं अब, ठीक है। तो आप मुझे सारे के सारे अब एक एक करके एलिमेंट्स बताना। ओके सो ये हो गया मेरा पहला सेट, ये हो जाएगा मेरा दूसरा सेट, और इधर मैं ले लेता हूं मैं तीसरा सेट। तीसरा सेट कुछ ऐसा है, डिफाइन ओके। सो ऊपर वाले सेट को, इस वाले सेट के लिए मैं चेस वाला सेट मान ले रहा हूं। ये वाला सेट जो है पहला वाला, टोटल नंबर ऑफ रीजन्स हो जाएंगे 8। अब ये वाला सेट मैं मान ले रहा हूं चेस का है, ये स्क्रैबल का है, ये कैरम का है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सोचो तो इस वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 18 सर, फुल वाला 18। फुल वाला 18, ओके। अब ऐसा बोल रहा है कि हाँ 18 प्ले चेस। तो जब मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो मुझे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज क्या लिखनी पड़ेगी वेन डायग्राम में? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सही। सबसे पहले जो सबसे अंदर आ रहा है ये 4 है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 4 है। कहां पर दिखा भाई? ये देखो, ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली चीज 4 है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की यहां से, ठीक है, यहां से शुरुआत की। अच्छा इससे लिखा था क्या? ओके सो यहां पर आ गया 4। अब इसके बाद ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये वाला पार्ट जो है ये क्या दे रहा है? चेस इंटरसेक्शन स्क्रैबल, चेस इंटरसेक्शन स्क्रैबल। अच्छा भाई चेस इंटरसेक्शन स्क्रैबल में 4 तो ऐसे हैं जो कि कैरम भी खेलते हैं, तो कितने ऐसे हैं जो केवल चेस और स्क्रैबल खेलते हैं? तो देखो कि चेस और स्क्रैबल खेलने वाले टोटल कितने हैं? चेस इंटरसेक्शन स्क्रैबल कितने हैं भाई? ये देखो 7 है। चेस इंटरसेक्शन स्क्रैबल है 7। अब इसमें से 4 तो ऑलरेडी चले गए जो कि कैरम भी खेलते हैं, तो ऐसे कितने हैं जो केवल चेस और केवल स्क्रैबल खेलते हैं? 3 हो जाएंगे। देखो तो 3 + 4 चेस एंड स्क्रैबल हो जाएगा 3 + 4। तो ऐसे जो केवल चेस और स्क्रैबल खेलते हैं, कैरम नहीं खेलते हैं, वो हो जाएंगे 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट थिंग, अब देखते हैं इंटरसेक्शन। वापस जाएंगे भाई, चेस इंटरसेक्शन कैरम कितना है? चेस इंटरसेक्शन कैरम हमने सबसे लास्ट में निकाला है, 10 है, ठीक है। ये वाली चीज 10 है, चेस इंटरसेक्शन कैरम है 10, ये वाली चीज अगर 10 है
और टोटल 10 है, उसमें से 4 तो पहले ही निकल गया, टोटल 10 है उसमें से 4 पहले निकल गया, तो चेस और कैरम केवल खेलने वाले जो कि स्क्रैबल नहीं खेलते हैं वो हो जाएंगे 6। ठीक है, ओके वैसे ही अब तो आप ट्रिक समझ गए हो, तो जल्दी से मुझे कोई बताएगा क्या भाई कि स्क्रैबल एंड कैरम एंड नॉट चेस का क्या हो जाएगा? स्क्रैबल एंड कैरम एंड नॉट चेस, स्क्रैबल एंड कैरम इज 12 एंड नॉट चेस विल गिव मी 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा भाई अब देखो, तो अब एकदम लास्ट वाली चीज जहां से मैं अपना फॉर्मूला शुरू करता हूं। अब पूरे के पूरे चेस खेलने वाले हैं टोटल 18 है, आई गेस पूरे के पूरे चेस खेलने वाले 18 है। Yes, sir. 18 में से मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, 6 + 4 10 + 3 13, तो इधर कितने बच जाएंगे जो केवल चेस खेलते हैं? 5। केवल चेस खेलने वाले बच जाएंगे 5। वैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग स्क्रैबल इज 20। 20 में से 8 + 4 12 + 3 13 में 15 में ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, 15 ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, तो जो केवल स्क्रैबल खेलते हैं वो कितने हैं? 5। ठीक है। वैसे वेदांत बेटा जो केवल कैरम खेलते हैं 8 + 6 14 + 4 18, जो केवल कैरम खेलते हैं वो कितने हैं भाई? 27 - 18 दैट इज 9। ओके, ये तो हो गए अंदर के 7 रीजन्स। अब जो कुछ भी नहीं खेलते वो कितने हैं? 0। तो मतलब मैंने वेन डायग्राम पूरी तरह से सही नहीं बनाया? हाँ, बाहर वाला सेट में यहाँ पर 0 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वेन डायग्राम ऐसे बना करके वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने को थोड़ी ना बोल रहा है, मैं तो बस काउंटिंग कर रहा था। तो अगर बाहर में 0 है इसका मतलब ये एरिया जो बाहर का एरिया ये 0 आ जाना चाहिए था, ये 0 आ जाना चाहिए था। इसके लिए कोई परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना पाएगा। ठीक है, अरे ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिसमें ये सर्कल पूरा का पूरा कवर कर लें एरिया एक रेक्टेंगल का, कभी नहीं हो सकती ये चीज। तो वेन डायग्राम तो केवल रिप्रेजेंटेशन है। तो बाहर में अभी 0 एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली देखने में नहीं लग रहा है 0 एलिमेंट्स होंगे, पर हाँ 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है भाई? बढ़े आगे? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन है, पहले इसमें जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, तब आप आंसर बताना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। ओके, so question number 8 says a survey shows that 63% of the people watch news channel A, whereas 76% watch news channel B. If X% of the people watch both the channels, and everyone surveyed watches at least one news channel, then तो फिर से कहानी क्या बोलती है भाई? ये वाली जो चीज आ गई, एवरीवन सर्वेड वॉचेस एट लीस्ट वन न्यूज चैनल, इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वही क्या है? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वही उनके यूनियन में भी हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पार्टिसिपेट कर गए काउंटिंग में, तो जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वही अभी हो जाएंगे यूनियन में भी एलिमेंट्स। ठीक है, फिर परसेंटेजेस का खेल है, 63%, 76%, न्यूज चैनल ए न्यूज चैनल बी अच्छे से लिख के दे दिया है, तो नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ पीपल हु वॉच न्यूज चैनल ए इज 63, नंबर ऑफ पीपल हु वॉच न्यूज चैनल बी is 76. X% of the people watch both the channels. That means they are talking about number of elements in A intersection B. So this is given equals to X. अच्छा भाई, then X की वैल्यू क्या होगी? तो एक चीज और पता चल गई भाई, if everyone surveyed watches at least one news channel, तो जो यूनियन में एलिमेंट्स हैं वही यूनिवर्सल सेट में भी एलिमेंट्स होंगे। और जब परसेंटेजेस की बात होती है तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 100 होते हैं। तो एक चीज जो नहीं दिख रही थी वो दी हुई है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू गिवन है 100, इसकी वैल्यू गिवन है 100। ओके फाइन। तो अगर अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है, शतक है भाई 100, ये है 63 प्लस 76 माइनस इसकी वैल्यू है x। तो x की वैल्यू यहां से तो आसानी से मिल जा रही है, ठीक है, x की वैल्यू यहां से आसानी से 39 मिल जा रही है, ठीक है। ओके क्लियर है भाई, ये वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन चेंज कर लो, सभी ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये वाला ब्लू वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला पार्ट हटा दो। ये वाली चीज अगर गिवन नहीं है तब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर ये वाली चीज गिवन नहीं है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? समझ गए भाई? आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों न्यूज चैनल नहीं देखते होंगे, दोनों में से कोई न्यूज चैनल नहीं देखते होंगे। इसका मतलब अब मेरे यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स मेरे ए यूनियन बी में नहीं है, ठीक है। तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो पहले ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? कौन कौन ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं भाई। सर और एक बार बता दो ना सर। हाँ फिर से सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पहले क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि एवरीवन सर्वेड वॉचेस एटलीस्ट वन न्यूज चैनल, मतलब जिससे भी जाके मैं पूछ रहा हूं तो कोई ना कोई एक न्यूज चैनल देखता होगा, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे थे, ऐसा सर्वे हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं सर्वे मैंने चेंज कर लिया, मैंने क्या बोल रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूज चैनल नहीं देखते जैसे तुम लोग, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूज चैनल नहीं देखते, उनको काउंट पहले किया जा रहा था, उनको यूनिवर्सल सेट में ले लिया जा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि भाई आप यूनियन में आ जा रहे हैं, पहले सभी के सभी देखते थे, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देखते हैं। तो वो सारे के सारे लोग जो कम से कम एक न्यूज चैनल देखते हैं, वो 100 नहीं है, 100 में से 3-4 लोग हैं जो कोई न्यूज चैनल नहीं देखते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट तो 100 है, लेकिन यूनियन 100 नहीं है। यूनियन क्या है? यूनियन का मतलब क्या है? ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज चैनल देखते हैं? तो यूनियन में अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई न्यूज चैनल नहीं देखते, इसलिए यूनियन अब छोटा हो गया यूनिवर्सल सेट से। यूनियन अगर छोटा हो गया यूनिवर्सल सेट से तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो बहुत सारी आ सकते हैं, बहुत सारी आ सकती है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज बताओ भाई। 2 रेंजेस में लाई करेगा सर वो। करेक्ट, 2 रेंजेस में लाई करेगा। सबसे छोटी x की वैल्यू और सबसे बड़ी x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है। ओके, तो इसको दोनों तरीके से देखेंगे, कोई क्या अटेम्प्ट करना चाहता है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? कहां से शुरू करें भाई? हिंट ये है कि कल हमने सेम क्वेश्चन किया था सर, लीस्ट वैल्यू तो वो 39 ही रहेगी सर, क्योंकि सबके सब देख सकते हैं करके। हाँ सर, करेक्ट, बिल्कुल सही। और एक जब कोई नहीं, और एक जब कोई नहीं देखता, हाँ, तो कोई नहीं देखता ऐसा होगा नहीं, कोई नहीं देखता ऐसा होगा नहीं। सबसे ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं जो कोई सर 76 पीपल देखते हैं, मतलब मिनिमम तो 100 माइनस 76 तो नहीं देखते रहेंगे, ऐसा मैक्सिमम है वो। मैक्सिमम पीपल हु वांट टू वॉच, ऐसा। करेक्ट, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, सही पकड़ा। सर फिर वो 2 केसेस करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर रेंजेस में। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को मेनली जब 2 सेट होना और इतना कॉम्प्लेक्स दिखे, आप कोशिश करो उसको वेन डायग्राम से। 2 सेट्स के लिए वो क्वेश्चन वेन डायग्राम से आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। पहले मैं अलजेब्रिकली करता हूं, पहले मैं बुलियन अलजेब्रा लगाता हूं। जैसा हमने कल सेकंड वाला अटेम्प्ट दिया था उस क्वेश्चन को भी हमने 2 तरीके से सॉल्व किया था। एक ऋषिकेश ने कुछ बोला था और फिर सॉल्व किया था, वो बाद वाला मेथड था, और पहले हमने केवल वेन डायग्राम से सोच लिया था, ठीक है। तो अभी मैं ऋषिकेश वाला मेथड, ऋषिकेश ने कल जैसे बताया था वो वाली चीज से शुरू करता हूं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन, अच्छा तो देखो, तो ट्रिक एकदम सिंपल है। ट्रिक ये बोलती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू होगी यूनिवर्सल सेट के बराबर, 100 के बराबर,
ये क्लियर है? ऐसे लोग जो एक भी न्यूज चैनल नहीं देखते हैं प्लस ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज चैनल देखते हैं उनकी वैल्यू होगी 100। ठीक है, पहला वाला जो अभी क्वेश्चन लिखा क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलो अब देखो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए अभी कोई फॉर्मूला मेरे पास मुझे तो नहीं पता चल रहा है, अभी यहां पर कोई फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, पर दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको नहीं एक्सपैंड कर रहा हूं, दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला पता है और उसकी कुछ वैल्यूज भी पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 100 के बराबर है। क्लियर है भाई ये चीज भी? सेकंड वाला यस सर। यस सर। चमक रहा है ना भाई? चमक गया ना? इसको केवल एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, ओके। अच्छा भाई वैल्यूज रख देते हैं भाई, जो जो अननोन है उनको छोड़ के बाकी सारे नोन्स की वैल्यू रख देते हैं। तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस Na की वैल्यू 63, Nb की वैल्यू 76, A 63 था ना? हाँ A 63 था, ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, इसी को क्या बोल रहा है वो? X बोल रहा है। तो इसकी भी वैल्यू, इसका भी वेरिएबल रख दे रहा हूं X, इसकी वैल्यू 100 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब X की वैल्यू, X को मैं RHS में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, बाकी सारी चीज को LHS में ट्रांसफर कर दे रहा हूं। तो X की वैल्यू है 39 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अब देखो इस स्टेप में आने के बाद कुछ ऐसा सोचो, इस स्टेप में आने के बाद कुछ ऐसा सोचो कि एक मेरे पास सेट है, एक मेरे पास सेट है और मेरे पास दो सेट्स हैं, दो सबसेट्स हैं, दो सबसेट्स हैं। ये एक सबसेट हो गया और ये एक सबसेट हो गया, ये एक सबसेट हो गया। तो सबसे पहले तो x की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू देखो बेटा, ये वाली चीज क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? एलिमेंट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, एलिमेंट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? ओवरऑल x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 39। ठीक है, ओवरऑल x की मिनिमम वैल्यू होगी 39। दूसरी वाली चीज जब 0 हो जाएगी तब x की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो x हमेशा 39 से बड़ा है। क्लियर है? कोई शक? यस यस नो सर। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? A इंटरसेक्शन B का मतलब अभी के लिए है कि सेट A ये मान लेते हैं, सेट B ये मान लेते हैं, तो A के भी बाहर का एरिया और B के भी बाहर का एरिया। ठीक है, A के भी बाहर का एरिया और B के भी बाहर का एरिया। ठीक है, अच्छा भाई, तो बाहर का एरिया बड़ा कैसे हो सकता है? बाहर का एरिया देखो तो, अगर ये वाले सेट का इंटरसेक्शन होने लग जाए, ये वाले सेट्स का इंटरसेक्शन होने लग जाए, तो क्या बाहर का एरिया और बढ़ जा रहा है? इस वाली चीज को मैं पहले 2 बार काउंट कर रहा था, इस वाली चीज को पहले मैं 2 बार काउंट कर रहा था, अब एक ही बार काउंट कर रहा हूं। तो जो बाहर का इसका एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। देखो तो मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं भाई? अभी ये बाहर में संसार में जो एरिया है ना, देखो जब ये दोनों अलग अलग थे, जब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, तो एरिया, बाहर वाला एरिया थोड़ा कम था। जब ये दोनों का इंटरसेक्शन आने लग गया तो देखो एरिया कम होते जा रहा है। अब क्या हो रहा है? ये वाली चीज को मैं पहले 2 बार काउंट कर रहा था, जब अलग अलग था तो क्या हो रहा था? ये वाली चीज जब अलग अलग थी तो यहां पर इसके साथ भी काउंट हो रही थी, इसके साथ भी काउंट हो रही थी और इसके साथ भी काउंट हो रही थी, इसके साथ भी काउंट हो रही थी और इसके साथ भी काउंट हो रही थी। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली जब 2 बार काउंट कर रहा था तो मैं टोटल एरिया से 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था, इसको टोटल एरिया से इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फाइंडिंग देयर इंटरसेक्शन। मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो वो जो एरिया 2 बार काउंट हो रहा था अब वो केवल 1 बार काउंट हो रहा है। तो टोटल एरिया से मैं जो छोटू सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो केवल 1 बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा इनका इंटरसेक्शन होगा, जितना ज्यादा इनका इंटरसेक्शन होगा उतना, जितना ज्यादा इनका इंटरसेक्शन होगा उतना ज्यादा बाहर का एरिया बढ़ जाएगा, इनके बाहर का एरिया बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम इंटरसेक्शन जब हो जाएगा तब दूसरा वाला सेट पहले वाले सेट का सबसेट बन जाएगा। मैक्सिमम इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? दूसरा वाला सेट पहले वाले सेट का सबसेट बन जाना चाहिए। अब देखो तो
बाहर में जो एरिया है वो मैक्सिमम हो गया, बाहर में जो एरिया वो मैक्सिमम हो गया, इससे बड़ा एरिया नहीं मिल सकता फ्री। ठीक है, क्लियर हुई क्या चीज भाई? क्लियर हुई क्या चीज? यहाँ तक किसी को यहाँ तक डाउट है तो फिर से पूछो भाई, फिर से पूछो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके ठीक है। अच्छा, तो अब बचा हुआ जो एरिया बाहर में वो क्या है? बड़ा वाला जो सेट है वो बी था, छोटा वाला जो सेट है वो ए था, तो जो बी के बाहर का एरिया है वही एरिया बच जाएगा, और जो एरिया बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके लिए हो जाएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस ये वाला जो बी है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में 76 तो ये हो जाएगा 24। क्लियर है भाई? क्लियर है? चमक गया? यस सर। 24। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये वाली चीज हो जाए 24, ये वाली चीज हो जाए 24, इसका मतलब x हमेशा छोटा है 63 से। x हमेशा छोटा है किससे? 63 से। चमक गया भाई? यस सर। तो अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? जब रेंज की बात करें तो जब छोटा वाला सेट, जब बड़ा वाला सेट छोटा वाला सेट का प्रॉपर या सुपर सेट बन जाए, या छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का प्रॉपर सबसेट बन जाए, तब दोनों के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है, दोनों के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसे बड़ा आ जाता है। दोनों के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसे बड़ा आ जाता है। क्लियर है? तो दोनों के इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? दोनों के इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलती है जब छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का प्रॉपर सबसेट हो जाए। और ये चीज तो क्लियर है, दोनों का इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब छोटा वाला सेट एक पार्ट बन जाए बड़े वाले सेट का, तब इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। चमक गया भाई? यस सर। सर मैंने उसे और एक तरीके से सॉल्व किया था। हाँ, कैसे सॉल्व किया बेटा? सर विदाउट वेन डायग्राम किया था सर। हाँ, विदाउट वेन डायग्राम कैसे किया बेटा? सर मैंने वो एक ही मतलब वो जो सिंपल इक्वेशन है वो ले ली। A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन। सर तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने x वैसे ही रख दिया। अच्छा, तो A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू 100 रह सकती है सर। हाँ। और मिनिमम वैल्यू 76 रह सकती है। 76 रह सकती है, क्योंकि B मतलब तो सब तो करेंगे। तो फिर वो सब्स्टिट्यूट करके दो वैल्यूज मिले 39 और 63। करेक्ट। ठीक है, अब इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से कि कोई एक मेथड को फॉलो करो। आपको वो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, वही वाला मेथड फॉलो करो। मैंने ये वाली चीज अभी क्यों लिखी? क्योंकि कल आप ही में से किसी एक बच्चे ने बोला था कि सर ऐसे कर सकते हैं तो क्या होगा। आप ही में से किसी एक बच्चे ने बोला था ऐसे किया मैंने, इसलिए मैंने ये वाला मेथड सॉल्व किया। ठीक है, मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं वेन डायग्राम से सोच लेता हूं इस चीज को, केवल वेन डायग्राम देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, क्योंकि कल किसी एक बच्चे ने ऐसे ही किया था, इसलिए मैंने ऐसे किया इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है? यस सर। यस। अब देखो, मैंने आपको बताया है और कई जगह पर मॉड्यूल में भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे कि सॉल्व यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, अब जब सॉल्व यूजिंग वेन डायग्राम बोलता है ना, तो आपको हमेशा उसको कलर करके ही सॉल्व करना है। मैंने जो ABCDEFG लेने को बताया वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली चीज एक सब्जेक्टिव पेपर में आ सकती थी, लेकिन IIT JEE अब सब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, आपकी खुशकिस्मती है कि IIT JEE अब सब्जेक्टिव नहीं होता और JEE मेंस भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कभी किसी केस में अगर आपको बोले कि किसी चीज को प्रूव करना है या ये वाली चीज किस चीज के बराबर है, किस चीज के इक्वल हो जा रही है, तो मैंने जो मेथड बताया ना, आप बिल्कुल वही वाला मेथड फॉलो करो। ठीक है, वेन डायग्राम से एक्चुअल मेथड, अगर वेन डायग्राम का यूज करके एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना होगा तो मुझे उसको शेड करना पड़ेगा भाई। इक्विवेलेंट शेडेड पोर्शंस दोनों के बराबर होने चाहिए। ठीक है, पर शेड करते हैं ना तो पेंसिल से या पेन से शेड करोगे, अलग अलग कलर्स नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैसे करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को भाई? रीजन्स में डिवाइड करके। क्लियर है ये चीज? रीजन्स में डिवाइड करके। यस सर।
तो ट्राई कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो चल प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको यूजिंग वेन डायग्राम, लेकिन रीजंस के बेसिस पे। वेन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीजंस का डिवीजन। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। उस पे बेस्ड नहीं है, उस पे बेस्ड हम अपना सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ओके ओके, ठीक है, 3 सेट्स बना लिए, बिल्कुल सेम कहानी भाई। मैं हर रीजन का कोई नाम दे दूंगा। इसका नाम दे दिया ए, इसका दे दिया बी, इसका दे दिया सी, फिर ये हो गया डी, ई, एफ, जी और बाहर वाला रीजन एच। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रीजन्स हो गए 8। ठीक है, अब एलएचएस की बात करते हैं। तो ये आप सभी बना लो भाई, ये बना लो आप। एलएचएस की बात करेंगे फिर। तो फिर से मैं इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, ये वाली चीज एक्चुअली में हम इसको शेड करके ही करते हैं। वेन डायग्राम का मतलब है उसको शेड करके, कलर करके करना, पर शेड करने में ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम होता है। हमारे पास डिफरेंट कलर्स नहीं होंगे, पेंसिल से करना पड़ेगा, चमकेगा नहीं भाई, एग्जाम में नहीं चमकेगा। स्क्रॉल अप करो ना, स्क्रॉल अप कर दो। हाँ, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 12 है ये, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 12। चलो, नोट कर लिया क्या भाई सभी ने? बढ़े आगे? यस सर। डिस्कस करें? ओके ठीक है, चलो। अब देखो यहां पर बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहा है, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूअस सेट की बात कर रहा है। ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है भाई। चल, अब अवधूत बोलेगा। अवधूत बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है? सर वो रीजन जी है। जी है, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जी है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सर जी को छोड़कर बाकी सारे रीजन। हाँ, तो ए बी सी डी ई एफ, ई एफ और एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और एच। ठीक है, तो देखो तो एलएचएस आ गया, ये एलएचएस आ गया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब आरएचएस की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बात करेंगे अब आरएचएस की। जब आरएचएस की बात करेंगे तो बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट की, सी कॉम्प्लीमेंट की, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट अब क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वेदांत बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए को छोड़ के बाहर में जितने भी रीजन्स हैं, तो बाहर में कौन कौन से रीजन्स है वेदांत बेटा? तो एफ जी नहीं, वो तो ए में है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रीजन्स आ रहे हैं, तो कितने रीजन्स आ रहे हैं भाई? बी ई सी एंड एच, बी ई सी एंड एच। बहुत अच्छे। उसके बाद वेदांत आप ही बता दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से रीजन्स हो जाएंगे? बी को छोड़ करके, मतलब कैपिटल बी, पूरे के पूरा बी वाला सर्कल छोड़ करके, ए एफ सी और एच, ए एफ सी एंड एच, ए एफ सी एंड एच। हाँ, ए एफ सी एंड एच, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए एफ सी एंड एच। ओके, अक्षता बेटा, सी कॉम्प्लीमेंट में सी को छोड़ के बाकी सारे रीजन्स, तो कौन कौन से रीजन्स आ जाएंगे सी कॉम्प्लीमेंट में? सी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से रीजन्स आ जाएंगे? सो सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे ए डी बी और एच, ए डी बी और एच। ओके, अब इन सब का यूनियन का मतलब भाई कॉमन एलिमेंट्स, जो सारे के सारे कॉमन हैं वो एलिमेंट्स। ठीक है, सो आयुष, सारे के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है, तो ए देखो तो 2 बार दिख रहा है, एक बार ए लिख लें, ए लिख लिया एक बार, फिर एफ अकेला है क्या? एफ को एफ अकेला लिख लेते हैं भाई,
बी दिख रहा है 2 बार, बी को लिख लेते हैं, बी को काउंट कर, सॉरी ई लिख लिया मैंने यहाँ पर, बी लिख लेते हैं, बी को काउंट कर लिया, बी को काउंट कर लिया, डी अकेला दिख रहा है, डी को काउंट कर लिया, एच को काउंट कर लिया, सी 2 बार दिख रहा है, सी को काउंट कर लिया, सी 1 बार नहीं है 2 बार है, और ई 1 बार, ठीक है। ओके ओके, सो देखो तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम पिंच है क्या भाई? सेम पिंच है क्या? यस सर। ऊपर वाला नीचे वाला सेम पिंच है। यस सर। तो LHS RHS बराबर है। फिर से मेरी बात सुनना, एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाता है जब 4 सेट्स दे दिए जाएं और आपको इंटरसेक्शन की बात की जाए, ठीक है। सो बेस्ट मेथड है आप रीजन्स में डिवाइड करो, रीजन्स में डिवाइड करो, ठीक है। कौन से एग्जाम की बात भाई? ऑब्जेक्टिव एग्जाम, JEE, KVPY, इस तरह के एग्जाम्स में जब पूछे जाएंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन जो मैंने बच्चों को दिया था 12th वाले, वो वाला अभी इसी टेस्ट में कुछ तो बना के दिया था, सो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ओके, ओके, मेजर टेस्ट 8 JEE। हाँ, आप सभी केतकी को जानते हो? कोई केतकी को जानता है क्या? यस सर। यस सर। सो केतकी इज डूइंग वेल। लेट अस सी कहाँ तक अच्छा करती है। सो okay, so I have to reach up to question number, that was one of the subjective questions. Okay, so let me take this question, it was from sets. ये वाला क्वेश्चन अभी सभी ट्राई करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन मैं शीट पे ले लेता हूँ। चलो, ओके, ऋषिकेश क्वेश्चन पढ़ लो भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बेटा। नहीं बोल के केवल तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है, सभी को पढ़ के बताना है, ठीक है। Two newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B, while 8% reads both A and B. Further, 30% of those who read A but not B look into advertisements, and 40% of those who read B but not A also look into advertisements, while 50% of those who read both A and B look into advertisements. Then the percentage of population who look into advertisement is. Okay, सभी एक बार फिर से इसको पढ़ लो। वेदांत, आपने नोट नहीं किया क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले आओ। अरे नोट कर लो यार, छोटी सी चीज है, कर लो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब और थोड़ा ऊपर से, वो लास्ट लाइन बचा है पहले का, इसके ऊपर वाला, ये वाला। हाँ यस, इसके ऊपर बस इतना ही ना? हाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ओके। क्या मैंने आप लोगों को वो वाली कहानी सुनाई थी, वो वाली आयन इक्विलिब्रियम वाली कहानी सुनाई थी? तो क्या आयन इक्विलिब्रियम में नहीं बताया? नहीं सर। अरे ठीक है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा, अभी वेदांत को नोट करने दो, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, तो ये सब नोट कर लिया। क्वेश्चन नोट करना है? क्वेश्चन तो तुम्हारे मॉड्यूल में है ना? अच्छा नहीं, क्वेश्चन मॉड्यूल में। नो सर, वो 12th का टेस्ट है। क्या बेटा? टेस्ट वो 12th स्टैंडर्ड का टेस्ट है ना सर। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन। हाँ, तो तुम्हें नीचे स्क्रॉल करने को बोलना चाहिए ना। हाँ चलो, तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो भाई, ध्यान से पढ़ लो। पहले कितने सेट्स इन्वॉल्व हैं वो चेक करो,
कितने सेट्स इन्वॉल्व हैं वो चेक करो, फिर आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ लिया सभी ने भाई? डिस्कस करें आप? यस सर। चलो सर, कितने सेट्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहली चीज, कितने सेट्स इन्वॉल्व है भाई? 3 सर। 2 एडवर्टाइजमेंट का भी आएगा ना? सर वो 2 ए और बी और तीसरा एडवर्टाइजमेंट का आएगा सर। नहीं नहीं, ए और बी तो एडवर्टाइजमेंट पे जा रहे हैं, तो ए और बी का ही कोई सबसेट है एडवर्टाइजमेंट। नहीं पकड़ पाए? नहीं चमका क्या? अरे भैया चमक गया? नहीं चमका? चमका सर। चमका सर। अरे पांच आदमी क्या है, न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, उनमें से ही 3 है, उनका ही सबसेट है कोई जो एडवर्टाइजमेंट देखता है, बाहर से नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, तो आई होप चमक गया होगा। यस सर। ओके चलो, सो 2 न्यूज़पेपर्स, मैं पहले वाले को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पहले वाले को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरे वाले को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, are published in a city. It is known that 25% of city's population reads A and 20% reads B. ठीक है, so फिर से परसेंटेज को नंबर में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो परसेंटेज को नंबर में चेंज कर रहा हूं, तो पूरे के पूरे ए में कितने एलिमेंट्स हैं अभी? पूरे के पूरे ए में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 25। पूरे के पूरे ए में, ध्यान देना, ओनली ए नहीं बोल रहा है, पूरा का पूरा मतलब जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर ए और बी दोनों पढ़ते हैं, वो सब मिला करके ऐसे कुछ होंगे ना भाई जो केवल ए पढ़ते हैं, और ऐसे कुछ होंगे जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, तो इन दोनों को मैचिंग, इन दोनों का मिला करके जो नंबर है वो है 25। ठीक है, 25। ठीक है, 25। सो 25% ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन रीड्स ए एंड 20% रीड्स बी। अब बी जो पढ़ते हैं वो है 20%, तो फिर से 20% के लिए यहां पर मैं विथ 100 ले रहा हूं इस चीज को, तो 20 पीपल। ओके, फिर से मैं क्लियर कर दूं कि मैं रीजन्स में अंदर इसलिए नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अंदर जब यहां पर 25 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो केवल ए पढ़ते हैं, अभी के लिए जो बाहर में मैंने 25 लिखा, इसका मतलब क्या है भाई? ए भी पढ़ सकते हैं, और ए तो पढ़ते ही हैं और बी भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर ले रहा हूं, पार्ट भी इंक्लूड कर ले रहा हूं मैं 25 में। ओके। While 8% reads both A and B. अच्छा भाई, 8% यहां पर जो 8% हैं वो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, 8% हैं जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। अच्छा, तो अब बहुत आसान हो जाएगा, 8% को मैं मान लेता हूं with respect to 100, तो 8 people are there who are reading both the newspapers, तो ओनली ए कितने हो जाएंगे? केवल ए पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 17। 25 minus 8, that is 17। क्लियर है? यस सर। वैसे ही केवल बी पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे भाई? 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है, यहां तक कहानी खत्म हो गई भाई, ये वाली कहानी यहां तक खत्म हो गई, पहले वाली लाइन को मैंने डिकोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, further 30% of those who read A but not B. अब who read A but not B का मतलब ये 17 की तो बात कर रहा है, जो A पढ़ते हैं लेकिन B नहीं पढ़ते हैं, मतलब केवल A पढ़ते हैं, और केवल A पढ़ते हैं का 30%, मतलब इन 17 पीपल का 30%। तो आप ऐसा मत सोचना कि आदमी को आधा काटा जा रहा है, अभी मैं विथ रिस्पेक्ट टू सारी चीजें 100 लिया हूं। ठीक है, नंबर्स है भाई, नंबर्स हैं, नंबर्स में फिर से वापस चले जाएंगे, नंबर्स से फिर से वापस चले जाएंगे परसेंटेज तक। ठीक है, यहां पर नंबर से फिर से वापस चले जाएंगे परसेंटेज तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 का 30% पढ़ते हैं ए, 17 का 30% पढ़ते हैं ए, तो कितने परसेंट पढ़ते हैं भाई केवल ए? सॉरी, कितने परसेंट पढ़ते हैं इनमें से उनका एडवर्टाइजमेंट? इसमें बोल रहा है, further 30% of those who read A but not B look into the advertisements. ठीक है, तो इन 17 में से कुछ लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं,
इन 17 का 30% पीपल आर देयर हु आर लुकिंग इनटू एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। तो 17 का 30% मतलब 4 17 into 3 by 5.1, ठीक है। 5.1 51 5.1 क्लियर है। तो 5.1 पीपल नहीं होंगे, आदमी 0.1 नहीं हो सकता भाई, छोटा होगा, हाइट कम होगी, लेकिन उसको 0.1 तो काउंट नहीं करेंगे, वो तो एक ही एंटिटी है, ठीक है। ओके, सो 5.1 परसेंटेज ही है। अभी मैं विद रिस्पेक्ट टू 100 ले रहा हूं सारी चीजों को, इसलिए वह 5.1 दिख रहा है। वैसे ही और क्या बोल रहा है, 40% ऑफ दूस, अरे वैसे वो बोल रहा है 40% ऑफ दूस हु रीड बी बट नॉट ए। बी बट नॉट ए का मतलब ओनली बी, ओनली बी। हु रीड बी बट नॉट ए का मतलब ओनली बी। और वो कितना परसेंट है भाई, 12 का 40%, 12 का 40%, 12 का 40% कितना हो जाएगा, 4.8 4.8। तो ये आ जाएगा 4.8 परसेंटेज में है। अभी नंबर्स के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू 100 ले रहे हैं, ठीक है, वो परसेंटेज ही है, थोड़ी देर के लिए 100 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अच्छा भाई, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट की तरफ देखते हैं, ये भी एडवर्टाइजमेंट पे देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट काउंट करते हैं, मतलब देखते हैं। ओके, while 50% of those who read both A and B look into advertisements, 50% of those 8 का 50%, 8 का 50%, 8 का 50% कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। 8 का 50% हो जाएगा 4, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट्स इज, यही तो 4 की बात कर रहा है। ये देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स को, ये देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स और ये देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। तो टोटल आउटपुट कितना आ जाएगा भाई, 13.9% सर, प्लस कर 13.9%, 13.9% इनका एडिशन, ठीक है। चमक गया भाई, एक बार सभी देख लो इसको। यस सर, यस सर, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन था जेई मेंस 2019 का, ठीक है। चल ओके, तो यहां पर खत्म होता है सेट थ्योरी। अब हम शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहां तक किसी को कोई डाउट? जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं सेकंड वाले एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं वो आप कल से पहले ही एज अ होमवर्क सबमिट करोगे, ठीक है। कल से पहले ही आपको एज अ होमवर्क सबमिट करना है, तो प्रिपेयर कर लेना भाई। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ओके। सो सबसे पहली चीज, रिलेशंस एंड फंक्शंस में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले काउंट होंगी, और उसके बाद हम समझेंगे कि रिलेशंस एंड फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर, अच्छा भाई, जब ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी तो मुझे किसी की मदद चाहिए होगी भाई, ठीक है, किसी की मदद चाहिए होगी। कौन मेरी मदद करने के लिए तैयार है? कौन मेरी मदद करने के लिए तैयार है? कोई मदद करेगा क्या? करना क्या है सर? बस आयुष तुमने हाँ बोल दिया, उतना ही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। सो सपोज आयुष अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रहा है, ठीक है। और आयुष को तैयार होना है बर्थडे पार्टी के लिए, ऑफ कोर्स आयुष को तैयार होना है बर्थडे पार्टी के लिए। सो आयुष कैसे कैसे तैयार होगा देखना, ठीक है। आयुष कैसे तैयार होते हो बेटा? रिस्ट वॉच है क्या? 4-5 रिस्ट वॉचेस हैं क्या? गिटार लेके थोड़ी ना जाए क्या यार, तुम तैयार थोड़ी ना होगा गिटार लेके। सो आयुष के पास एक सेट ऑफ शर्ट्स है, ठीक है, सेट ऑफ शर्ट्स है। शर्ट 1, शर्ट 2 और शर्ट 3,
ठीक है, आयुष के पास केवल 3 ही शर्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो टी शर्ट ज्यादा प्रेफर करता है। ओके, और केवल शर्ट पहन के थोड़ी ना जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए जीन्स या पैंट भी पहन के जाएगा, ठीक है। तो आयुष बुरा मत मानना भाई, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, और सेट बी में आयुष की मनपसंद जीन्स है। ओके, सो एक ब्लैक जीन्स है, एक ब्लैक एंड व्हाइट जीन्स है, एक व्हाइट एंड ब्लैक जीन्स है, और एक व्हाइट एंड व्हाइट जीन्स है, ठीक है। ये चारों जीन्स हैं आयुष के पास, मतलब ब्राउन और बाकी कोई कलर पसंद नहीं है उसे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुष कितने पॉसिबल वेज में तैयार होके जा सकता है, किसकी पार्टी आयुष? फॉर एन एग्जांपल बताओ तो किसकी पार्टी हो सकती है? शांतनु। अरे यार तुम लोग उसको शांत हद कर दिए यार। मार दो यार इनको, ठीक है। सो मान लो कि तुम तैयार होके मेरी पार्टी में आ रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी नहीं है, ओके ठीक है। ओके, हमारे घर में ऐसा है कि पार्टी देने ही आते हैं लोग। तो अभी एक बच्चे का किसी मेंस में अच्छा स्कोर आया तो वो पूरा मिठाई उठाई मस्त लेके आ गई। तो हम उनके आने के बाद हम ये सोच रहे थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो दे केम टू आवर प्लेस, आई एंड अभिनव सर, हम लोग साथ में रहते हैं। सो वो हमारे यहाँ आए और हम ये सोच रहे थे कि ये कितना जल्दी चले जाएं जिससे कि वो जो मिठाई वगैरह लेके आए थे हम जल्दी खा लें। ठीक है। सो बोले सर अब आगे का तो ऐसा है कि कुछ बताइए। बोले जाइए भाई जल्दी, मिठाई खाना है हमें। ठीक है। सो आयुष हमारे घर आया और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लेके आया। दैट थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो कितने पॉसिबल वेज में आयुष तैयार होके जा सकता है? ठीक है। so, आयुष कितने पॉसिबल वेज में तैयार हो सकता है भाई? अगर उसने शर्ट 1 और जीन्स 1 पहनी तो ये तैयार हो गया भाई। शर्ट 1 जीन्स 1, शर्ट 1 जीन्स 1 हो सकता है भाई। ठीक है। शर्ट 2 जीन्स 1, ये भी एक पॉसिबल वे है। शर्ट सेकंड वाली फर्स्ट वाला जीन्स, और शर्ट थर्ड वाली फर्स्ट वाला जीन्स, और शर्ट फर्स्ट वाली सेकंड वाला जीन्स, और शर्ट फर्स्ट शर्ट सेकंड वाली और सेकंड वाला जीन्स। बताते जो भाई, मैं भूल जाऊंगा बीच बीच में। तुम्हारी ना जीन्स है, तुम्हारी शर्ट्स है ना आयुष, तुम ही बता दो बेटा। शर्ट थर्ड वाली, जीन्स सेकंड वाली। ठीक है। हाँ, कितने कपड़े हैं यार तुम्हारे पास। और उसके बाद शर्ट थर्ड वाली नहीं, शर्ट तो फर्स्ट ही वाली होगी। अब थर्ड वाले जीन्स के साथ मैचिंग खेल रहा है। ओके, सो शर्ट फर्स्ट वाली लेकिन जीन्स थर्ड वाला। फोर्थ जीन्स भी है क्या? ओ, यू आर हैविंग वन मोर जीन्स। ओके, सो बताते जाओ यार ऑर्डर पेयर्स, मैं भूल जाऊंगा बीच में। तो क्या क्या हो गया भाई? शर्ट 1 जीन्स 1, ठीक है। शर्ट 2 जीन्स 1, शर्ट 3 जीन्स 1, शर्ट 3 जीन्स 1। ओके, फिर शर्ट 1 जीन्स 2, शर्ट 2 जीन्स 2, शर्ट 3 जीन्स 2, फिर शर्ट 1 जीन्स 3, शर्ट 1 जीन्स 3, फिर शर्ट 2 जीन्स 3, फिर शर्ट 3 जीन्स 3। ओके, फिर शर्ट 1 जीन्स 4, फिर शर्ट 2 जीन्स 4, और फिर शर्ट 3 जीन्स 4। ठीक है। सो ये पेयर्स बन गए भाई। ये पॉसिबल वेज में आयुष तैयार होके जा सकता है। ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड क्यों है? ये पेयर्स ऑर्डर्ड क्यों हैं? क्योंकि जब मैं पहले वाले सेट से, मैं शर्ट वाले सेट से कोई चीज ले रहा हूं तो ये मान लो आयुष है। ठीक है। तो आयुष जीन्स इधर ही पहन सकता है, शर्ट इधर ही पहन सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कभी वो जीन्स पहन के चला जाए ऊपर में और शर्ट पहन के चला जाए नीचे में। ये तो दुनिया का तीसरा अजूबा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अजूबा हो जाएगा। तीसरा क्यों, इसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगा। इसके पहले 2 अजूबों के बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है। सो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया।
मैंने क्या किया कि मैंने दो प्लेसेस रख लिए, मैंने खुद से दो एम्प्टी प्लेसेस रख लिए भाई, खुद से दो एम्प्टी प्लेसेस रख लिए, और मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास दो खाली डिब्बे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले बॉक्स में केवल एलिमेंट्स कौन से सेट से आ रहे हैं, तो सेट ए से आ रहे हैं मान लेते हैं। पहले वाले बॉक्स में देखो तो हर जगह ये जो S1 S2 S3 है, ये हमेशा पहले वाले सेट में जा रहे हैं, हमेशा पहले वाले सेट में जा रहे हैं। तो यहां पर तैयार होने के लिए जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मतलब मेरे पहले प्लेस पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो दूसरे वाले सेट का है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दूसरे वाले सेट का है, और मेरे दूसरे प्लेस पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो पहले वाले सेट का है। ठीक है, देखो यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई, यहां पर मैं अगर बोल रहा हूं, यहां पर अगर मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूं सेट ए से, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, so you are changing one and keeping one constant na, to an extent, but I am counting all the possibilities, that is also important, so I have to count all the possibilities also। ठीक है, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज काउंट कर लो, लेकिन जो पहला वाला प्लेस है उस पे केवल पहले वाले सेट से एलिमेंट आएगा, जो दूसरा वाला सेट है उसके लिए केवल दूसरे वाले सेट से एलिमेंट आएगा। ये चमक रहा है ना भाई सभी को? बाकी सारे लोग दूसरे वाले सेट पे दूसरे वाले प्लेस पे दूसरे वाले सेट से एलिमेंट आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब जो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिख रहा हूं, कैसा लिख रहा हूं भाई, शर्ट 1 जीन्स 4 इज नॉट सेम एज जीन्स 4 एंड शर्ट 1। ठीक है, क्योंकि मैं एक रिलेशन अपने दिमाग में डिफाइन कर ले रहा हूं, मैं एक पेयर डिफाइन कर ले रहा हूं जिसमें शर्ट वो चीज है जो ऊपर पहन रहा है, जीन्स वो चीज है जो नीचे पहन रहा है। तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम नहीं रहेगा, आइडेंटिकल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बोलेंगे कि ये पेयर क्या है, ये पेयर है ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर है ऑर्डर्ड पेयर है वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मतलब शर्ट 1 जीन्स 4 इज नॉट इक्वल्स टू जीन्स 4 शर्ट 1। ठीक है, दोनों चीजें चूज कर रहे हैं, दोनों चीजें मेरे सेट में आ रही हैं, लेकिन दोनों चीजों का ऑर्डर अलग अलग हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो पेयर्स बन रहे हैं, आपने इक्वल टू लिखा है, इज नॉट इक्वल्स टू। हम ये बोलेंगे कि जो पेयर्स बन रहे हैं वो पेयर्स मेरे ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे। क्लियर है भाई ये चीज? yes sir। तो जब मैं कोई ऑर्डर्ड पेयर XY लिख रहा हूं, ठीक है, मैं अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं X, Y, ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं X, Y, तो मेरा एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर XY बोलेंगे, ऐसा पेयर है जिसमें X के एलिमेंट्स किसी एक सेट से बिलोंग करते हैं और Y के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं, तब बनेगा ऑर्डर्ड पेयर X एंड Y। ठीक है, तो मेरे पास सेट A एंड B, इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ये वाले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे X, Y, जहां पर X बिलोंग करता है A से और Y बिलोंग करता है B से। क्लियर है भाई? yes sir। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं भाई। yes sir। X and Y is the ordered pair, X, Y is the ordered pair where X belongs to set A and Y belongs to set B। ठीक है, चमक गया भाई, चमक गया? yes sir। ठीक है, yes sir। अब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हो जाएं, दो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इक्वलिटी आ जाए, तो मैं बोल रहा हूं मेरा एक एलिमेंट है x+5, दूसरा एलिमेंट है y+3, this is equals to ordered pair of 7,9। ठीक है, 7,9। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स जब इक्वल होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि
जो पहले प्लेस पे एलिमेंट रख रहे हैं, जो पहले प्लेस पे एलिमेंट रख रहे हैं मतलब x+5, तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बिल्कुल इक्वल होगा। ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी का मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे भाई, और ये वाला जो y+3 है, ये वाला y+3 इस वाले 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो if two ordered pairs are equal, if two ordered pairs are equal, then corresponding elements are, तो ऑर्डर्ड पेयर में दो ही प्लेसेस हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग प्लेसेस हैं उनके एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर बोलेंगे कि भाई यहां पर जो मेरा x+5 है वो 7 के बराबर आ जाएगा, और यहां पर जो मेरा y+3 है वो 9 के बराबर आ जाएगा, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज भी चमक गई भाई? यस सर। सभी को ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन हुआ कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जरूरत क्या है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जरूरत क्या है। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो वो मेरे कार्टेशियन प्लेन पर एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये चीज कैसे हो रही है? एवरी ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो पहले आपको कार्टेशियन प्लेन पता है क्या? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है भाई? यस सर। कार्टेशियन प्लेन वो बचपन में जो ग्राफ आपने देखा है ना, जो ग्राफ पेपर पे ग्राफ देखा है, वो सारा का सारा कार्टेशियन प्लेन ही है, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 3,4, 3,4 एक पॉइंट ले लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर है 3,4 एक पॉइंट ले लिया, 3 किसी दूसरे सेट ए से आ रहा है, ठीक है, 3 किसी सेट ए से आ रहा है, और 4 किसी दूसरे सेट बी से आ रहा है, 4 किसी दूसरे सेट बी से आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ऐसी चीज हो रही है तो अगर इसके लिए मैं कोई कार्टेशियन प्लेन स्केच करूं, इसके लिए कोई कार्टेशियन प्लेन स्केच करूं, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इस कार्टेशियन प्लेन पर ये देखो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो 3,4 एक यूनिक पॉइंट है मेरे कार्टेशियन प्लेन पे, एक यूनिक पॉइंट, ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4, ठीक है। और ये भी ध्यान दे दो कि बेटा क्यों मेरा ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड पेयर नाम क्यों रखा गया है, पेयर का ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 4,3 की बात करोगे, अगर आप बोलोगे कि अब जो एलिमेंट है 4, अब जो एलिमेंट है 4 वो सेट ए से आ रहा है, और 3 जो एलिमेंट है वो सेट बी में है, 4 एलिमेंट जो है सेट ए से आ रहा है, 3 एज एन एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट किधर हो जाएगा भाई? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा। सो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, सो 4,3, ठीक है। तो देखो, तो ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं है, मतलब वो जो पॉइंट है वो अलग अलग है मेरे कार्टेशियन प्लेन पे, वो पॉइंट अलग अलग हो जा रहा है कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। सो एवरी ऑर्डर्ड पेयर, जरूरी नहीं ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी ये नंबर्स का भी हो सकता है, जब किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन पे। क्लियर है ये चीज? Yes sir. Yes sir. Ordered pair represents a unique point in Cartesian plane. बढ़े आगे भाई? Yes sir. Okay. अब इस कार्टेशियन प्लेन की वजह से एक नई चीज डिफाइन की गई भाई, उस नई चीज का नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? ओके, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना हम एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम सारे के सारे पेयर्स बना देते हैं, सारे के सारे पेयर्स बना देते हैं। देखो तो कैसे मैं बोल रहा हूं भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरे सेट में एलिमेंट्स हैं a, b, c, और मेरे पास कोई दूसरा सेट है उसमें मेरे एलिमेंट्स हैं e और e, ठीक है। ओके, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ओके, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी का, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का हमेशा होता है, ठीक है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी न्यूमेरिकल वैल्यूज का नहीं होता है, ए को ई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा सेट्स का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अच्छा भाई, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? इज रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी। अब ये होता क्या है? तो देखो, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, सो ए क्रॉस बी। अब दो सेट्स का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक तरह का सेट बना देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक तरह का सेट बना देते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ all ordered pairs x and y such that x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। तो इसको वर्ड्स में भी लिख लो, ठीक है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इट इज सेट ऑफ ऑल। तो ये बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब समझ रहे हो ना? सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर्स, या ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं, ऑर्डर्ड, हाँ, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x belongs to A and y belongs to x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। चमक गया भाई, चमक गया। यस सर। देखो, इस वाले सेट के लिए मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाने का मतलब, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये वाली चीज है। अब यहां पर ऑल मतलब आपको सारे के सारे काउंट करने हैं, सारे के सारे काउंट करने हैं, ठीक है। एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसके लिए मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, तो ए क्रॉस बी खुद ही में एक सेट होता है, ठीक है। तो देखो, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, वो एक सेट होगा, जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स, अब आपको लगता था सेट में केवल एक एलिमेंट होता है, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर भी एक एलिमेंट जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो, तो ए के साथ ई, बी के साथ ई, सी के साथ ई, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे भाई, ए कॉमा ई, सॉरी, कॉमा बी। अब सेट के बीच के एलिमेंट्स तो कॉमा से ही मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, उसके लिए कॉमा लगाना पड़ेगा भाई। तो मैं लिख रहा हूं सेट को रोस्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा बी कॉमा ई, ये हो जाएगा सी कॉमा ई, फिर सॉरी सी कॉमा ई। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं भूल ना जाऊं इसलिए लिख रहा हूं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में किधर भी लिख दो चलेगा। फिर उसके बाद ए कॉमा ई, उसके बाद बी कॉमा ई, और उसके बाद सी कॉमा ई, ठीक है। चमक गया भाई, चमक गया। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी, इट विल बी, चेक करो तो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देखो, तो अभी ऊपर में क्या हुआ था? यहां पर थे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हाँ, करेक्ट। इसमें थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, बिल्कुल सही बताया उसने, और इसमें थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए? देखो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 12 हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 12। वहां पर, यहां पर ए में थे 3 एलिमेंट, ए में थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, बी में थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2,
टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन गए 6, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B will be equals to number of elements in A multiplied by number of elements in B, where n is number of elements in set A, and small m is number of elements in सेट बी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब फिर से सुनो, ये वाला जो क्रॉस है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा है, बट ये वाला जो क्रॉस है मल्टीप्लीकेशन है भाई। एन और एम दो नंबर्स आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया वहां पर। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि सर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों नहीं है। ये तो चमक गया होगा ना भाई, ये तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, चलो। अब अगर इनमें से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है, देखो तो मैं मान ले रहा हूं कि फिर से मैं बात कर रहा हूं A क्रॉस B की, ठीक है, और मैं मान लेता हूं अभी के लिए कि यहां पर सेट एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, सेट एक एम्प्टी सेट है। तो सेट A इज एन एम्प्टी सेट। तो क्या कोई रिलेशन डिफाइन हो पाएगा? सेट ए मान लेते हैं कुछ ऐसा है, सेट ए है नल सेट और सेट बी है 2 3 4। ठीक है, अच्छा भाई, तो बिल्कुल वैसे ही सोचो कि वहां पर शांतनु का नाम याद आ जा रहा है, आयुष के पास कोई शर्ट ही नहीं है, आयुष के पास शर्ट्स ही नहीं है। ठीक है, तो क्या वो बर्थडे पार्टी में जा सकता है? टी शर्ट्स हैं, तो क्या वो बर्थडे पार्टी में जा सकता है भाई? नहीं जा सकता, पूरा तैयार ही नहीं होगा तो कैसे जाएगा वो बर्थडे पार्टी में। ठीक है, तो A क्रॉस B में भी A क्रॉस B का भी कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, A क्रॉस B का भी कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, सो A क्रॉस B भी जो सेट होगा वो होगा एम्प्टी, खाली हो जाएगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि पहले वाले बॉक्स में कुछ नहीं रखेंगे दूसरे में रख देंगे तो काम चल जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। आप इसको ऐसा भी विजुअलाइज करो कि अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट बनाना है और आप x की कोई वैल्यू रख ही नहीं रहे हो, तो जब आप x की कोई वैल्यू रख ही नहीं रहे हो, जीरो भी नहीं रख रहे हो, जब आप x की कोई वैल्यू रख ही नहीं रहे हो, तो आप कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर पाओगे क्या भाई? नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। बिल्कुल वही चीज हो रही है। तो ये हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, A क्रॉस B भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, A क्रॉस B भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर। अच्छा, मान लो वैसे ही सेम चीज होगा B के साथ भी, अगर B भी एम्प्टी हो जाएगा, नहीं भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एम्प्टी बनेगा। ठीक है, अब आयुष के पास इनफाइनाइट शर्ट्स हो गए भाई, आयुष के पास इनफाइनाइट शर्ट्स हो गए, इनफाइनाइट शर्ट्स हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे A क्रॉस B में भाई? इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे भाई, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनमें से कोई भी अगर एक भी बन जाए इनफाइनाइट सेट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट ही हो जाएंगे। ठीक है, सो A क्रॉस B में भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, या उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चमक गई भाई ये चीज भी? चमक। यस सर। ओके, यस सर। अब एक चीज आती है मैपिंग करके। ठीक है, तो ये नोट कर लो बेटा, इनका अलजेब्रा में थोड़ा बहुत कल पढ़ाऊंगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मैपिंग करके। व्हाट एग्जैक्टली इज मैपिंग? ओके, और वहां से हम शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। अभी तक तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके, सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ठीक है, वो पहला वाला केस ही लेता हूं, फिर से आयुष का ही केस लेता हूं, जहां पर 3 शर्ट्स हैं,
सेट ए में 3 शर्ट्स हैं, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, और सेट बी में 4 जीन्स हैं, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3 और जीन्स 4। ठीक है, अब मैपिंग क्या बोलता है कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हो ना, जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हो तो आप क्या करो कि मैचिंग मैचिंग खेल लो भाई। आपने किया क्या एक्चुअली में, शर्ट 1 को जीन्स 1 दिया था, फिर शर्ट 1 को जीन्स 2 दिया था, फिर शर्ट 1 को जीन्स 3 दिया था, फिर शर्ट 1 को जीन्स 4 दिया था, ऐसे ही तो किया था। फिर आपने क्या किया था भाई, इससे पेट नहीं भरा तो फिर शर्ट 2 को दिया था जीन्स 1, फिर शर्ट 2 को दिया था जीन्स 2, शर्ट 2 को दिया था जीन्स 3, शर्ट 2 को दिया था जीन्स 4, और वैसे ही लास्ट वाला केस, शर्ट 3 को दिया था जीन्स 1, शर्ट 3 को दिया था जीन्स 2, शर्ट 3 को दिया था जीन्स 3 और शर्ट 3 को दिया था जीन्स 4। ठीक है, तो जब मैं सेट्स को ऐसा एलिप्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, ये था मेरा सेट ए, ये था मेरा सेट बी, और इसको किसी एरो से स्टार्टिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ज्वाइन कर देता हूं, तो इस वाली चीज को हम बोलते हैं मैपिंग। इस वाली चीज को बोलते हैं हम मैपिंग। दिस इज नोन एज मैपिंग। ठीक है, मैपिंग भी समझ गया। अब ये मैपिंग कैसे हेल्प करेगा हमें समझने में, क्योंकि लेमेंस लैंग्वेज क्या है ना, लेमेंस लैंग्वेज बोलती है कि दुनिया की सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें हैं फंक्शंस। ठीक है, इसलिए जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तो कई बार मैंने बोला कि ये फंक्शंस नहीं भी है, फंक्शंस वर्ड का यूज नहीं करना चाहता हूं अभी मैं, ऐसा वैसा बोल रहा था। ठीक है, अब समझते हैं ये मैपिंग कैसे हेल्प करेगी हमें किसी रिलेशन या किसी फंक्शन को जानने में। ठीक है, किसी रिलेशन या किसी फंक्शन को जानने में। ओके, तो उसके पहले बिल्कुल इसी चीज पे मैं खत्म करूंगा आज, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास। देखो, सपोज आप लोग किधर चले गए, आप लोग चले गए पैंटलून्स। किधर चले गए आप सब, आप गए पैंटलून्स। ओके, पैंटलून्स गए, और पैंटलून्स में ध्यान से समझना भाई, ठीक है, और अवधूत हंसना मत बेटा। ठीक है, सो पैंटलून्स में स्पेलिंग क्या होती है अवधूत पैंटलून्स की? अब मैं थोड़ा गरीब आदमी यार, इतना बड़ा। सर टी के बाद PANTALOONS। हाँ, पैंटलून्स में। ओके, आप गए पैंटलून्स में। अब वहां का जो शॉपकीपर था वो लॉकडाउन में था, तो लॉकडाउन में कोई कपड़े तो खरीदे नहीं थे उससे किसी ने कपड़े तो खरीदे नहीं थे, मतलब जो भी ओनर था पैंटलून्स का, तो उससे किसी ने कपड़े खरीदे नहीं थे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उससे किसी ने कपड़े खरीदे नहीं थे, तो वो क्या करना चाहता है भाई, वो सेलिंग करना चाहता है, अपने कपड़ों की सेलिंग करना चाहता है। जितने ज्यादा कपड़े सेल हो जाएं उतना अच्छा है, जितने ज्यादा कपड़े सेल हो जाएं उतना अच्छा है। ओके, तो वो शर्ट्स के साथ जीन्स फ्री दे रहा था, शर्ट्स के साथ जीन्स। अरे तुम लोग मुझे गाली दोगे कि सर आप लड़कियों को, तो वो क्या कर रहा था, मुझे लड़कियों के कपड़े नहीं पता तो फिर से मैं शर्ट्स के साथ जीन्स ही फ्री ले लेता हूं। सो शर्ट्स के साथ जीन्स फ्री दे रहा था। ठीक है, तो जीन्स फ्री दे रहा था। ओके, अब ऐसा केस हुआ कि उसने, अगर वो आपको शर्ट के साथ जीन्स फ्री दे रहा है, तो वो क्या चाहता है कि आप वापस से आए उसकी दुकान में। आप ऐसा सोच लें कि भाई यहाँ पैंटलून्स में चीजें फ्री मिलती हैं, तो भाई शर्ट के साथ एक जीन्स फ्री दे, चाहे 2 जीन्स फ्री दे, चाहे सारी जीन्स फ्री दे दे, अगर वो फ्री दे रहा है, शर्ट के साथ जीन्स किसी भी पॉसिबल वे में फ्री दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे रिलेशन बिल्ड करना चाहता है, जिससे कि आप वापस आओ उसकी दुकान में कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, शर्ट के साथ आप किसी भी तरह से एक शर्ट के साथ 2 जीन्स फ्री मिल जाए, किसी शर्ट के साथ एक ही जीन्स फ्री मिल जाए, किसी शर्ट के साथ सारी की सारी जीन्स फ्री मिल जाए। ठीक है, तो जब भी उसने फ्री देने की कोशिश की, ठीक है, एक के साथ एक फ्री देने की कोशिश की, इसका मतलब वो क्या बिल्ड कर रहा है आपके साथ भाई, वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो जिस भी पॉसिबल वे में मैपिंग होती है, वो पॉसिबल वे ऑफ मैपिंग को हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ रिलेशन। ठीक है, S1 is related to SG1. ठीक है, this shirt is related to jeans 1. This
शर्ट 2 इज रिलेटेड टू जीन्स 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी भी पॉसिबल वे में आप अगर सेट ए से सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो और उसमें कम से कम एक भी एलिमेंट आ जा रहा है, एक भी एलिमेंट आ जा रहा है, तो वो रिलेशन बन जाएगा। एक भी एलिमेंट आ जा रहा है तो वो रिलेशन बन जाएगा। ये चीज क्लियर है भाई? अभी मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की। तो इस वाली चीज में किसी भी पॉसिबल वे में आप सेट ए से सेट बी ज्वाइन कर दे रहे हो तो वो चीज क्या बन जा रही है? रिलेशन बन जा रही है। ठीक है, रिलेशन बन जा रही है। अब फंक्शन क्या होता है, उसकी दुकान कैसे चलेगी? उसकी दुकान कैसे चलेगी? जब वो एक के साथ 2 फ्री दे दे, उसने एक शर्ट बेची और 2 जीन्स उसके साथ फ्री दे दी, भाई दुकान वाले की दुकान चलनी चाहिए ना भाई, वो अपना फायदा भी तो देखेगा, केवल रिलेशन थोड़ी ना बनाएगा, तो वो अपना फायदा भी देखेगा। वो अगर अपना फायदा देखेगा तो फिर से देखो, मैं एक केस ले रहा हूं जिसमें कि शर्ट 1 है, शर्ट 2 है, शर्ट 3 है, जीन्स 1 है, जीन्स 2 है, जीन्स 3 है, जीन्स 4 है, जीन्स 5 है। ठीक है, उसने क्या बोला कि मैं शर्ट 2 के साथ 2 जीन्स फ्री दे रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा जीन्स फ्री दे रहा हूं। ठीक है, शर्ट 2 के साथ 2 जीन्स फ्री दे रहा हूं, तो आप उनको लगेगा कि दाल में कुछ काला है भाई, एक शर्ट खरीद रहा हूं 2 जीन्स फ्री मिल रही है। ठीक है, तो दाल में कुछ काला है। अगर दाल में कुछ काला है तो उसकी दुकान ज्यादा दिन चलेगी क्या भाई? एक चीज खरीद रहे हैं 2 चीजें फ्री दे रहे हैं, उसकी दुकान बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, दुकान बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पर क्या वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है आपसे? वो रिलेशन तो बिल्ड कर रहा है। वो जब बेच रहा है फ्री का कोई चीज तो रिलेशन तो बिल्ड कर रहा है। तो जब दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी तो उसकी दुकान बहुत ज्यादा दिन फंक्शनल नहीं होगी, उसकी दुकान बहुत ज्यादा दिन फंक्शनल नहीं होगी। तो ये एक रिलेशन तो है, लेकिन ये उसकी दुकान फंक्शनल नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक के साथ 2 फ्री दे रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं कोई ऐसा सेट डिफाइन कर रहा हूं 1,2 और 3,4 में, सेट R सेट S डिफाइन कर रहा हूं 3,4 में, और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने एलिमेंट्स ऐसे लिख लिए 1 का 4 और 1 का 3 भी। ठीक है, तो एक के साथ 2 फ्री हो गया, 1 को मैंने 4 से भी ज्वाइन किया, 1 को मैंने 3 से भी ज्वाइन कर दिया। जब भी एक के साथ 2 फ्री होगा वो फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन नहीं होता है, वो केवल रिलेशन होता है, केवल रिलेशन होता है। चमक रहा है भाई, चमक रहा है? यस सर। ये चीज तो फिर Yes, फंक्शन sir. क्या होता है? Yes, sir. फिर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जब आप 2 के साथ 1 फ्री दो ना, तब दुकान चलेगी भाई। 2 शर्ट खरीदोगे, 1 फ्री दे दे रहा तो उसकी दुकान तो चल जाएगी, चलेगी ना भाई, उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। रिलेशन भी बिल्ड कर रहा है और नुकसान भी नहीं हो रहा है, रिलेशन भी बिल्ड कर रहा है और नुकसान भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसकी दुकान तो चलेगी, उसकी दुकान चलेगी, तो उसकी दुकान मैं बोलूंगा कि उस केस में फंक्शनल होगी। ठीक है, फंक्शनल होगी। फिर से 3 शर्ट्स हैं, फिर से जीन्स हैं, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3, जीन्स 4, 5 भी ले लो चलेगा। अब अगर ऐसा है 2 के साथ 1 फ्री दे रहा है, 2 के साथ 1 फ्री दे रहा है, या 3 के साथ 1 फ्री दे रहा है, या 2 से ज्यादा कितने के भी साथ 1 फ्री दे रहा है, तो रिलेशन तो बिल्ड कर रहा है, रिलेशन तो बिल्ड कर रहा है। तो ये वाली चीज मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिलेशन तो होगा ही। अगर 2 के साथ 1 फ्री दे रहा है तो उसकी दुकान चलेगी भी, तो ये वाली चीज को हम बोलेंगे फंक्शन भी। ये केवल एक्सप्लेनेटरी है, एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और होती है, समझने के लिए है। ठीक है, तो अगर आप 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और आपने कुछ ऐसा लिखा 2,1 और 3,1, ये उसके कहीं अंदर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो, तो 2 को मैंने 1 से ज्वाइन किया और 3 को भी मैंने 1 से ज्वाइन किया, 3 को भी मैंने 1 से ज्वाइन किया, तो 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री फंक्शन होगा? फंक्शन तो बिल्कुल होगा। और हर एक केस में वो सारे के सारे केस, जब मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को ज्वाइन करता हूं ना, ज्वाइन करता हूं किसी एरो से, मैपिंग कर देता हूं उनकी, तो रिलेशन तो होता ही है, वो रिलेशन तो होता ही है। ठीक है, तो आपने फिर से याद दिलाता हूं, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी,
ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये वही वाली चीज है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, लिखते हैं ये वाला फाइनल स्टेटमेंट। इसके पहले किसी को कोई डाउट भाई? कितने के साथ भी कितना फ्री हो जाए वो रिलेशन बन जाएगा। एक के साथ दो फ्री है तब भी रिलेशन बन जाएगा, लेकिन फंक्शन होने के लिए दो के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री ही फंक्शन रहेगा। एक के साथ दो फ्री में नुकसान हो जाएगा तो फंक्शनल नहीं रहेगी उसकी दुकान, तो इस वाली चीज को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखता हूं एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। Sir, every function is a relation. Every function is a relation. Every function is a relation. Every function is a relation, but every relation is not a every relation is not a function। तो एक बहुत क्रिटिकल सी चीज यहां से निकल जाती है कि अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट बना दूं तो फंक्शन क्या है मेरा? रिलेशन का सबसेट है। तो ये देखो मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो इस यूनिवर्सल सेट को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मैपिंग्स हैं, तो इसी का एक पार्ट होगा मेरा फंक्शन। तो अगर यूनिवर्सल सेट ही मेरा रिलेशन है, यूनिवर्सल सेट है रिलेशन का, तो ये जो छोटू सा सेट अंदर में दिख रहा है जो उसका प्रॉपर सबसेट है, सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट जरूरी नहीं है, सबसेट है, इस वाली चीज को हम बोलेंगे ये वाली चीज है मेरे फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके यस सर। ओके, तो आज केवल मैं इंट्रोडक्शन पे खत्म करूंगा। कुछ और चीजें पढ़ानी है पर जो भी चीज इसके बाद शुरू होगी बहुत लंबा खिंच जाएगी। ठीक है, तो आज केवल मैं इंट्रोडक्शन पे खत्म करूंगा। कल के लिए मैं होमवर्क अभी बना दे रहा हूं, आपको सेकंड वाला एक्सरसाइज पूरा करना है, जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो वाले सारे क्वेश्चंस पूरे करने हैं। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस और रिलेशंस को और कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं अभी होमवर्क जस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। सर होमवर्क के क्वेश्चंस ना सेकंड नहीं, हाँ आपको इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन होमवर्क के क्वेश्चंस लिखने भी हैं। जो आप सबमिट करोगे वो होमवर्क के क्वेश्चन सबमिट करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आप जा सकते हो। बाय शांतनु। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना है किसी को? सर मुझे एक पूछना था सर, कल के वो जो टेस्ट लिया था ना उसमें सर वो एक क्वेश्चन था टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट आई थिंक। ओके सर